गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों। आज है मई 17 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और फिर से आज आपके लिए कुछ टॉपिक्स डिस्कस हम लोग करेंगे। तो पहला जो छोटा सा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा लिंगायत्स के बारे में, वोकालिंगा के बारे में, क्योंकि कर्नाटक में इलेक्शन हुए थे तो वहाँ पे कांग्रेस पार्टी आ गई है पावर में। तो लिंगायत जो है कुछ डिमांड कर रहे हैं, तो इसकी थोड़ी हिस्ट्री जानेंगे। पॉलिटिकल इश्यूज में हम लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे। उसके अलावा इंडिया में कुछ इंटरेस्टिंग ट्राइब्स हैं और इंडिया में कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं जो पैट्रियार्कल सोसाइटी को फॉलो करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो मैट्रिमोनियल सिस्टम को फॉलो करती हैं। तो आज हम लोग ऐसी ही कुछ ट्राइब्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जहाँ पे मैट्रिमोनियल सिस्टम चलता है, यानी कि जो मदर की लीनिएज होती है वो चलती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर कुछ ट्राइब्स हैं और साउथ इंडिया के अंदर भी कुछ ट्राइब्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। यूरोपियन यूनियन ने इंडिया के ऊपर आरोप लगाया है, वो लगाता ही रहता है कि भैया आप रशिया का तेल हमें बेच रहे हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। यूपीएससी के नए चेयरमैन को अपॉइंट किया गया है, तो थोड़ा सा यूपीएससी के बारे में भी बात करेंगे। वैसे तो ये लक्ष्मीकांत का एज इट इज टॉपिक है। उसके अलावा नकली शराब पीने से तमिलनाडु के अंदर अनफॉर्चुनेटली कई लोगों की डेथ हो गई है। और तमिलनाडु के अंदर ऐसा होता रहता है, पहले भी कई बार हो चुका है। बिहार के अंदर भी ऐसे केस सुनने को मिलते हैं रेगुलरली कि नकली शराब पीने से लोगों की डेथ हो गई। तो वो होती क्यों है? तो बेसिकली वैसे ये टॉपिक थोड़ा सा पॉलिसी के रिगार्डिंग भी होता है, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा ना साइंस एंड टेक वाले पर्सपेक्टिव से भी होता है। तो कुछ केमिकल्स वगैरह का हम लोग फॉर्मुलेशन देखेंगे क्या होता है नकली दारू के अंदर, क्या इथेनॉल मिथेनॉल का क्या रोल होता है, एसिडिसिटी क्या होती है, फॉर्मेल्डिहाइड वगैरह। वो थोड़ा हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, थोड़ा टेक्निकल सा भी है और गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट के बारे में भी है। उसके अलावा ये टॉपिक काफ़ी अच्छा लगा मुझे। आज ये एडिटोरियल है, न्यू डिक्टेटर्स वर्सेस ओल्ड डिक्टेटर्स। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, किस तरह से वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और क्या वो काम करते हैं भैया। कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी यहाँ पे दिए गए हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। ये थोड़ा सा रहने वाला है। चलिए, तो सीधा पहले टॉपिक पे बढ़ते हैं। लेकिन आपको ये पता है कि आप हमारा जो है एक नया कोर्स लॉन्च हो चुका है 8 तारीख से। अभी तक एडमिशन ओपन है, ये शायद आज ही तक रहेगा। उसके बाद मैं इस स्लाइड को यहाँ से हटा दूंगा। तो आप ये व्हाट्सएप नंबर पे, अभी भी नंबर आपके पास है, आप पूरा डिटेलिंग ले सकते हो। पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जाता है, जीएस और सी सेट वाला। कोई दिक्कत किसी भी तरह की नहीं होती है। बाइलिंगुअल क्लासेस होती हैं, तो आराम से आप मजे करके क्लास करिए। खासकर जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं या जॉब्स कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि शाम को क्लासेस होती हैं 7 से 10 के बीच में। आप आराम से क्लासेस कर सकते, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको सब मिल जाती हैं, तो टेंशन किसी बात की है ही नहीं। चलिए जी, तो पहले टॉपिक पे बढ़ते हैं। टॉपिक क्या कहता है? वोकलिंगा लीडर्स डिमांड सीएम पोस्ट फॉर शिव कुमार। तो देखिए, कर्नाटका में कौन जीता कौन नहीं जीता, वो उस मुद्दे में हम लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन यस, दो ग्रुप वहाँ पे ऐसे हैं, एक वोकलिंगा कम्युनिटी है और लिंगायत कम्युनिटी है, जिसकी वोट के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे हाथ पैर मारती है, क्योंकि सबको उनकी वोट चाहिए होती हैं। और ये जो कम्युनिटी है वोकलिंगा, ये जो लिंगायत कम्युनिटी है कर्नाटका के अंदर, काफ़ी डोमिनेट कम्युनिटी होती हैं। और सिर्फ नंबर्स के मामले में ही नहीं, बल्कि पॉलिटिकल डोमिनेंस की अगर हम लोग बात करें, वहाँ पे भी डोमिनेंट कम्युनिटी होती हैं लिंगायत्स और वोकलिंगा। और जैसे कि आपने देखा ही है, अभी हम लोग ने टॉपिक के बारे में बात भी किया था कि जो 4% का रिजर्वेशन कर्नाटक में मुस्लिम कम्युनिटी को दिया जा रहा था, उसको स्क्रैप करके 2% वोकलिंगा कम्युनिटी में और 2% जो है वो लिंगायत कम्युनिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। हालांकि कोर्ट ने बाद में इसके ऊपर स्टे लगा दिया है, बट येस, दैट वाज द केस। तब भी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। तो थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए लिंगायत कम्युनिटी और वोकलिंगा कम्युनिटी के बारे में। हालांकि पहले हम लोग बात कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। लिंगायत अगर कम्युनिटी की बात करें तो ये शेवाइट कम्युनिटी है बेसिकली, ठीक है। और इनके जो फाउंडर हैं उनका नाम तो है बसावा, उनको कहा जाता है, बसावना भी इनको कहा जाता है। और लिंगायत सेक्ट की जो है इन्होंने मतलब ही फाउंडेड एक्चुअली दिस। और इनको जो है वीर शेविज्म भी कहा जाता है, ठीक है। लिंगायत को वीर शेविज्म भी कहा जाता है, थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इट्स ए शेवाइट मूवमेंट। ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रेन ऑफ कालाचुरी डायनेस्टी किंग बिज्जला। तो जो डायनेस्टी थी बिजला, उस समय में जो कालाचुरी डायनेस्टी थी बिजला किंग के दौरान, बिजला किंग के दौरान, मतलब इनका नाम था ये किंग का बिजला। तब ये वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, एंड ही एक्चुअली फाउंडेड दिस कम्युनिटी। ही एडवोकेटेड इक्वालिटी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट और यूनिक फैक्टर है लिंगायत कम्युनिटी का, इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। इनके कास्टिज्म वगैरह के बिल्कुल भी अंदर बिलीव नहीं किया जाता है। और यूजली जो फॉलोवर्स होते हैं लिंगायत कम्युनिटी के, वो अपने गले में एक शिवलिंग भी पहनते हैं, ठीक है, जिसे जो है ईस्ट लिंगा कहा जाता है। एक गले में लॉकेट टाइप का रहता है ये, ठीक है। तो इन्हें कहा जाता है लिंगायत कम्युनिटी, ठीक है। उसके अलावा लिंगायत का जो कॉन्सेप्ट है लिंगायतिज्म, ये अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा अलग अलग तरीके से दिया गया।
जैसे अनुभव मंतापा जी क्या कहते हैं, कंसिडर द बेल्ट वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द मैनकाइंड। तो लिंगायत पार्लियामेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे जिस तरह से हमारी पार्लियामेंट काम करती है ना, इलेक्टेड हम लोग रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ पे भेजते हैं, वो डिसीजन लेते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि लिंगायत कम्युनिटी के अंदर ये पार्लियामेंट का सिस्टम सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था वर्ल्ड ओवर इन अ फॉर्मल मैनर। ठीक है, इन अ फॉर्मल मैनर। उसके अलावा जैसे कयाका जो है कहते हैं, इट मीन्स वर्किंग फॉर द सर्वाइवल विद द डिवाइन माइंडसेट विच इज मैंडेटरी टू एवरी इंडिविजुअल, विदाउट कायका नोबडी हैज द राइट टू लिव। यानी कि आप दूसरों की सेवा करिए, भला करिए, वेलफेयर करिए और भगवान को ध्यान में रखिए, उनकी जो टीचिंग्स होती हैं उसको फॉलो करिए। ठीक है, तो दसूहा का क्या सिस्टम होता है, पार्ट ऑफ द अर्निंग्स फ्रॉम द कयाका हैज टू बी स्पेंट ऑन द वेलफेयर ऑफ द पुअर पीपल, पुअर कॉल्ड दसाहा। तो दसूहा क्या सिस्टम होता है, इसके तहत आपकी जो अर्निंग होती है, आप जो कमाई करते हो, पैसा कमाते हो, उसका कुछ हिस्सा वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन के तौर पे आप जो है कम्युनिटी को दोगे। तो ये दसूहा सिस्टम यूज होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। उसके अलावा शरानाज क्या होता है, आर द कॉमन फॉलोअर्स ऑफ द लिंगायत बिलीवर्स। जनगमाज आर द प्रीचर्स ऑफ द लिंगायत फेथ। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। जो शरानाज होते हैं वो फॉलोवर होते हैं, और जो जगमानाज होते हैं वो प्रीचर्स होते हैं, यानी कि जो प्रीस्टली क्लास होती है उसको कहा जाता है। तो छोटी छोटी टर्म्स हैं, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है आपका, शरानाज, जगमानाज, दसूहा, कयाका, थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वोकलिंगा कम्युनिटी भी कर्नाटक के अंदर डोमिनेट कम्युनिटी होती है। वोकलिंगा कम्युनिटी यूजली फार्मर कम्युनिटी है बेसिकली। ठीक है, पहले इनिशियली ये कम्युनिटी फार्मिंग एग्रो सेक्टर में थी, लेकिन बाद में जो है मार्शल कम्युनिटी के अंदर भी, यानी कि कुछ लोग जो है वॉरियर कम्युनिटी के अंदर भी पार्टिसिपेट करने लगे। अब ये मान लीजिए कि जो वोकलिंगा कम्युनिटी के जो चीफ होते हैं उनको बेसिकली एग्रो मार्शल कम्युनिटी ही आज के टाइम में इसको कंसिडर किया जाता है। और ये काफ़ी डोमिनेट कम्युनिटी है, नॉट ओनली इन द एग्रीकल्चर सेक्टर बट द गवर्नमेंट सेक्टर ऑल्सो। ठीक है, एजुकेशन के अंदर भी काफ़ी फॉरवर्ड होते हैं, और कर्नाटक में बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स जो है वोकलिंगा कम्युनिटी के पास भी हैं। यूजली सदर्न कर्नाटका वाला जो हिस्सा है, और वहाँ पे ये पाया जाता है, जो मैसूर डायनेस्टी है, मैसूर डायनेस्टी के इवन कहा जाता है कि फाउंडर जो है वो भी वोकलिंगा कम्युनिटी से ही बिलोंग करते थे। मैसूर में जो वोडियार्स हैं, जो आज भी वहाँ पे रूल करते हैं एक तरह से, हालांकि अब तो डेमोक्रेसी है बट स्टिल वोडियार जो है वो मैसूर के किंग्स माने जाते थे कभी के ज़माने में, आज भी काफ़ी डोमिनेंस है उनका वहाँ पे। तो वो भी वोकलिंगा कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको वोकलिंगा कम्युनिटी के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है जी। द टर्म वोकलिंगा कम्स फ्रॉम द वर्ड वोकू विच मीन्स द टू थ्रैश ग्रेन्स फ्रॉम द क्रॉप्स। तो देखिए इसका जो पूरा ओरिजिन है वो भी एग्रीकल्चर से ही आया है। और खासकर कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे चिकबालापुर, कोलार, तमुक, ठीक है, रामनगरा, बेंगलुरु। बेंगलुरु के जो फाउंडर हैं, ठीक है, बेंगलुरु के जो फाउंडर है वो भी बेसिकली इसी कम्युनिटी से ही आते हैं। ठीक है, जिनका नाम है कोम्पे गावड़ा। केम्पे गावड़ा जी, बेंगलुरु का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी इन्हीं के नाम पे है। तो ये भी वोकलिंगा कम्युनिटी से ही बिलोंग करते थे। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो। खासी काउंसिल ऑर्डर ऑन द फादर सरनेम सेक्स ऑफ द वॉर। देखिए, नॉर्थ इंडिया में आप जाओगे या मोस्टली इंडिया में अगर आप जाते हो, तो जो बच्चा होता है, जो किड्स होते हैं, बच्चे होते हैं, गर्ल या बॉय कोई भी होते हैं, उनका जो सरनेम है वो यूजली फादर का होता है। ये जैसे आप ये समझ लीजिए कि अ, कोई भी हो, ठीक है, जैसे मेरा खुद का सरनेम है, मेरे फादर का सरनेम है। तो ये यूजली उन जगह पे होता है जहाँ पे जो है पैट्रिनीनियल सिस्टम जो है यूज होता है, जहाँ पे जो प्रॉपर्टी होती है वो फादर से सन के पास आती है, वहाँ पे इस सिस्टम को यूज किया जाता है। और जो लीनिएज होता है वो भी फादर वाली साइड से चलता है, मदर वाली साइड से नहीं चलता है। इस तरह की सोसाइटी में क्या होता है, जो 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 मदर होती है, मतलब जो गर्ल्स होती हैं, वीमेन होती हैं, वो शादी के बाद अपने फादर का घर छोड़ के जो है अपने हस्बैंड के घर पे रहने के लिए आती हैं। और क्योंकि वो हस्बैंड के घर पे आती हैं, तो लीनिएज या प्रॉपर्टी जो भी राइट्स होते हैं वो फादर की साइड से कंटिन्यू होते हैं। ऐसा हर जगह होता है, मोस्टली केसेज में ऐसा होता है। लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो वहाँ पे कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जो जो पैट्रिनीनियल नहीं है, मैट्रिनीनियल है। मतलब वहाँ की जो प्रॉपर्टी हो गई या लीनिएज जो राइट्स होते हैं, यानी कि जो सरनेम होता है, बेसिकली उसकी मैं बात कर रहा हूँ। लीनिएज का मतलब सरनेम सरनेम होता है यूजली, वो मदर ही वाली साइड से चलता है। मतलब बच्चे अपनी मदर का सरनेम कंसिडर करते हैं, फादर कंसिडर नहीं करते हैं। और कई कम्युनिटी में इवन ऐसा ही होता है कि शादी के बाद जो जो लड़का होता है, जो दूल्हा होता है बेसिकली, वो अपनी वाइफ के घर पे आता है रहने के लिए, बारात लेके। लड़की बारात लेके आती है और हस्बैंड जो है वो उसके साथ जाता है। तो इस तरह की कुछ हमारे यहाँ पे ट्राइबल राइट्स होते हैं और ट्राइबल कस्टम्स होते हैं। तो मेघालय के अंदर जो खासी ट्राइब है, खासी, ठीक है, मेघालय के अंदर गारो खासी जयंतिया, ये पहाड़ियों का नाम आपने सुना होगा, वो ट्राइब्स के नाम भी दी गई हैं। तो जो खासी ट्राइब है ना, वो मैट्रिनीनियल एक ट्राइब है ट्रेडिशनली।
तो मदर का सरनेम ही यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ लोग वहाँ पे अभी फादर का नेम भी यूज़ करने लगे हैं। स्पेशली उन जगह पे जहाँ पे मदर और फादर दोनों ही खासी कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं। तो वहाँ के एक एमएलए भी हैं, वो भी इस तरह से उनके ऊपर भी कुछ केस हुआ। खैर, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि ट्राइबल जो काउंसिल है वहाँ पे, जिसका नाम है खासी हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है, KHADC। इसने अभी एक सर्कुलर इशू किया है। उन्होंने ये कहा कि जो बच्चे या जो आदमी मदर की बजाय अगर वो फादर का नेम यूज़ करते हैं सरनेम, तो उसे हम लोग खासी कम्युनिटी से बाहर निकाल देंगे। मतलब उसका जो एसटी स्टेटस है, शेड्यूल ट्राइब का जो स्टेटस है, वो उसको रिमूव कर देंगे। क्योंकि खासी ट्राइब ट्रेडिशन ये कहता है कि आप मदर का नाम यूज़ करोगे, फादर का नाम यूज़ नहीं करोगे। तो ये जब डिक्टेट दिया गया उस कम्युनिटी, इस बॉडी के द्वारा, काउंसिल के द्वारा, तो भैया बहुत हंगामा हो रहा है मध्य मेघालय के अंदर। तो कुछ लोग जो फादर का नाम यूज़ कर रहे थे वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो गलत है, बच्चों की मर्जी है, वो जो मर्जी करिए। लेकिन ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सब किया जाता है। इवन खासी कम्युनिटी में ही एक काफ़ी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, 1960 से ही काम कर रही है। ये लगातार इसी के बारे में बेसिकली विरोध कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि फादर का नाम यूज़ किया जाए, मदर का नाम यूज़ ना किया जाए। जबकि वहाँ पे सोशल कस्टम ऑफ द लीनिएज एक्ट 1997 है, जो यही कहता है कि मदर का सरनेम यूज़ होना चाहिए, फादर का नाम यूज़ नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें चल रही हैं इस समय वहाँ पे, और लेट्स सी आगे क्या होता है, वो तो एक अलग बात जाएगी। बट यस, तो कुछ ट्राइब्स के नाम आपको पता होना चाहिए इंडिया में जो कि मैट्रिलिनियल ट्राइब्स हैं। जैसे खासी, गारो, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, अभी मेघालय के अंदर है, राइट। उसके अलावा जो जो अपाथी एक ट्राइब है, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर यूजुअली रहती है। अरुणाचल प्रदेश में जो है वैली है जिसका नाम है जीरो वैली, ठीक है। थोड़ा अगर आप ईटानगर से थोड़ा ऊपर की तरफ जाते हो तो वहाँ पे आपको ये वैली देखने को मिलती है। बड़ी शानदार जगह है। यहाँ पे एक इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल भी होता है, वो भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो यहाँ पे ये कम्युनिटी पाई जाती है, अपाथी कम्युनिटी। और यहाँ पे भी मैट्रिलिनियल जो है वो चीज़ें चलती हैं, ठीक है। और इनके द्वारा एक बड़ा ही एक ज़बरदस्त सा सिस्टम यूज़ होता है जिसे कहते हैं दोनी पिल्लो। ये थोड़ा आप याद रखना है ना, दोनी पिल्लो क्या कहता है, विच कंबाइंस बोथ मैट्रिलिनियल एंड द पैट्रिलिनियल एलिमेंट्स। तो दोनों कंबाइंड होते हैं, ठीक है। जैसे प्रॉपर्टी वगैरह होती है, तो प्रॉपर्टी जो और इनहेरिटेंस जो होता है वो मेल वाली साइड से चलता है, लेकिन उसके अलावा जो भी डिसीजन मेकिंग होती है वो फीमेल वाली साइड में होती है। अपाथी कम्युनिटी ट्राइब के अंदर जो भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं लोकल कम्युनिटी में, वो वीमेन होती हैं। तो ये दोनों तरह का कंबाइंड सिस्टम होता है। ऐसे ही फिर हमारे पास कार्बी ट्राइब आती है, कार्बी आंगलोंग जो डिस्ट्रिक्ट है आसाम के अंदर, और वहाँ पे ये ट्राइब पाई जाती है यूजली आसाम में। तो यहाँ पे भी फीमेल जो है लीनिएज वाला सिस्टम ही चलता है। और जो यंगेस्ट डॉटर होती है, सबसे छोटी जो बेटी होती है, बेसिकली सारी प्रॉपर्टी उसके पास जाती है, ठीक है। और शादी के बाद जो सन होते हैं, जो पुत्र होते हैं, वो अपनी वाइफ के घर पे शिफ्ट हो जाते हैं। बेसिकली बारात लेके लड़की आती है, एक तरह से आप ये समझ लीजिए। तो कार्बी ट्राइब हो गया। उसके अलावा मिशिंग हमारे पास ट्राइब है, ये भी आसाम और अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही पाई जाती है, ठीक है। मैट्रिलिनियल एलिमेंट्स भी इसके अंदर होते हैं, और यंगेस्ट डॉटर को ही जो है वो प्रॉपर्टीज ट्रांसफर की जाती है। तो ये तो नॉर्थ ईस्ट की कुछ ट्राइब्स हो गई। ऐसे ही हमारे पास साउथ इंडिया की कुछ ट्राइब्स हैं जो कि मैट्रिलिनियल सिस्टम को फॉलो करती हैं। तोड़ा हमारे पास ट्राइब आती है जो कि नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु के अंदर रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही सिस्टम चलता है। उसके अलावा नायर जो कम्युनिटी है केरला के अंदर पाई जाती हैं, और ये एक स्पेशल सिस्टम फॉलो करते हैं जिसे कहते हैं मूरू मक्कथयम, ठीक है। जिसमें प्रॉपर्टी जो लीनेज होती है वो मदर वाली साइड से चलती है। हालांकि नायर कम्युनिटी अभी जो है उतनी मैट्रिलिनियल नहीं रही जितनी हिस्टोरिकली हुआ करती थी। काफ़ी पैट्रियार्कल एलिमेंट इसके अंदर आ गए हैं। भाई, आप जब दूसरी कम्युनिटी से मिलोगे, ओपन सोसाइटी हो जाती हैं, है ना, तो फिर थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है बाहर वाली सोसाइटी का। तो वो एक देखने को मिलता है। ऐसा ही बंट कम्युनिटी के अंदर भी है। बंट कम्युनिटी जो है लोकली कोस्टल रीजन में पाई जाती है, कर्नाटका में। ये भी पैट्रिलिनियल सिस्टम का यूज़ करते हैं, जिसे जो है अलिया सतना कहते हैं, ठीक है। क्या नाम है? अलिया संतना। याद रखना अपनी, अलिया संतना। हालांकि ये भी अभी उतने ज़्यादा मैट्रिलिनियल नहीं रहे हैं, ये भी थोड़ा पैट्रियार्कल हो गए हैं अभी कुछ समय से। बट यस, ये थोड़ा सा तो आपको कम्युनिटी के नाम पता होने चाहिए, कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, नो डैट। इतना काफ़ी आपके लिए, ठीक है। चलो, नोट वायलेटिंग सैंक्शंस ऑन द रशियन ऑयल सेज सेंटर आफ्टर यूरोपियन यूनियन मिनिस्टर्स चार्ज। तो यार ये कोई ऐसा सच ये क्या बोल रहे हैं उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आपको पता है कि अभी एक नॉर्वे और फिनलैंड की एक मैगजीन थी जिसने यही कहा था, इंडिया और चाइना के ऊपर चार्जेस लगाए थे कि ये जो कंट्रीज़ हैं वो क्या करते हैं, वो
लॉन्डरमेंट बोला था बेसिकली उन्होंने हमें, लॉन्डरमेंट। लॉन्डरमेंट का मतलब ये है कि आप लोग रशिया से ऑयल, क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हो, उस क्रूड ऑयल को अपनी कंट्री के अंदर प्योरीफाई करते हो, है ना, रिफाइनरीज के अंदर, और उससे फिर पेट्रोल और डीजल को आप यूरोप के अंदर बेच देते हो। तो एक तरह से जो है इंडिया के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि इंडिया जो है वो एक तरह से रशियन को जो है वो फंड कर रहा है। लेकिन भाई यूरोपियन यूनियन हमसे क्यों खरीद रहा है, ये भी तो बड़ी बात है ना। क्या उनको नहीं पता ये सब हो रहा है? अब उसके मामले में अभी पहली बार इंडियन गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड जो है वो क्लियर किया है। इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा कि देखो भाई, पहली बात तो ये है कि जो कंपनियां ये सब कर रही हैं, पहली बात तो हमें कोई जानकारी नहीं वो ऐसा कर रही हैं। अगर बाई चांस वो कर भी रही हैं तो इससे इंडियन गवर्नमेंट तो नहीं कर रही है, ये तो एक प्राइवेट एंटिटी का इंडिपेंडेंट डिसीजन है। अब मान लो रिलायंस वाले, टाटा वाले या कोई भी अगर कर रहा है तो ये तो प्राइवेट कंपनी का डिसीजन है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और ये पिन पॉइंट करना इम्पॉसिबल है आज के टाइम में कि वो क्रूड ऑयल कहाँ से मंगवा रहे हैं, रिफाइनरी कर रहे हैं, कहाँ पे भेज रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा अजीब अजीब सी चीज़ है ये, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है कि गवर्नमेंट सीधे तौर पे इसमें इन्वॉल्व नहीं है, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। और ये जो तेल बेचा जा रहा है, क्या वो यूरोपियन कंट्रीज को डायरेक्टली बेचा जा रहा है या इनडायरेक्टली बेचा जा रहा है, इसके बारे में हमें कोई खास जानकारी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। चलिए छोड़िए इन सारी बातों को भी छोड़िए। एक ये रूल देखिए आप जरा, यूरोपियन यूनियन काउंसिल रेगुलेशन 833 एंड 2014। ये रूल पता क्या कहता है? ये रूल ये कहता है कि रशियन ऑयल, और इवन डब्ल्यूटीओ का रूल भी ऐसा ही कहता है, अगर रशियन ऑयल को इंडिया में लेके आया जाए, इंडिया में रिफाइन करके अगर उसे ब्रिटेन में बेचा जाए, तो वो इट इज नो मोर रशियन ऑयल, इट इज नाउ इंडियन ऑयल। ये लीगल तौर पे प्रोविजन है। अगर रशिया से आप डायरेक्ट मंगवा रहे हो तो फिर तो आप उसको रशियन ऑयल बोलोगे, लेकिन अगर वो थर्ड कंट्री के थ्रू आ रहा है तो इट इज नो मोर रशियन ऑयल। ठीक है, अब मान लो वो इंडिया से जो है श्रीलंका चला गया, श्रीलंका की किसी कंपनी को हम लोगों ने बेच दिया, अब वो श्रीलंका से ब्रिटेन में जा रहा है या जर्मनी में जा रहा है, इट इज नो मोर इंडियन ऑयल, नाउ इट इज रशियन ऑयल। ये कानून कहता है। तो कानून के हिसाब से तो कुछ गलत हम कर ही नहीं रहे हैं, है ना। और बाई चांस मान लो, और अगर यूरोपियन यूनियन कंट्रीज को ये पता भी है कि इंडिया ऐसा कर रहा है, तो भाई आप हमसे क्यों खरीद रहे हो? ये तो बड़ी बात है ना, मत खरीदिए। आप खरीदोगे नहीं, हम बेचेंगे नहीं, सीधी सी बात है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, हमारे रॉक स्टार जयशंकर जी ने ये बातें बोली हैं, और उनकी बात में दम भी है भाई, सीधी सी बात है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। मनोज सोनी टेक्स चार्ज एज चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। तो नए यूपीएससी के चेयरमैन जो है गुजरात कैडर से आते हैं, और इनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, फॉर्मर वाइस चांसलर रहे हैं बेसिकली गुजरात में यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, और ये पहले भी एक यूपीएससी जॉइंट मेंबर के रहे हैं 2017 में। ठीक है, तो ही इज़ अ मंक ऑफ, क्या लिखा है इन्होंने, ही इज़ अ मंक ऑफ द अनुपम मिशन, अ ब्रांच ऑफ द स्वामीनारायण मूवमेंट। तो ये बेसिकली एक मंक भी हैं, एक साधु हैं, और स्वामीनारायण मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। एंड मिस्टर सोनी सर्व्ड एज द वाइस चांसलर ऑफ द एमएस यूनिवर्सिटी ऑफ द बड़ौदा फ्रॉम अप्रैल 2005 टू 2000। ये कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। इन 2009 में ही वाज अपॉइंटेड एज द वाइस चांसलर ऑफ द डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी गुजरात फॉर 2 टर्म्स टिल 2015। अभी इनको यूपीएससी का चेयरमैन जो है वो बना दिया गया है। तो वैसे तो ये जो टॉपिक पूरा है वो लक्ष्मीकांत के अंदर दिया हुआ है, आप लक्ष्मीकांत जाके ही पढ़ें। ठीक है, पूरी डिटेल, क्योंकि यार यहाँ पे कुछ डिटेलिंग मिस हो जाती है। तो मेरा पर्पस कॉपी पेस्ट करने का बिल्कुल भी नहीं होता है कंटेंट को एज इट इज़। मेरा पर्पस सिर्फ ये होता है कि जो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके बेसिस पे हम लोग कुछ अपडेशन कर सकें अपनी नॉलेज के अंदर, कोई 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर सकें। तो यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और एक आपके पास पूरी लिस्ट होनी चाहिए इंडिया में कौन कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। एक लिस्ट अगर आपके पास होती है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। हम लोग टफ चीज़ें पढ़ते रहते हैं, इसी चीज़ें छोड़ देते हैं, ये हमारी बड़ी गलत आदत होती है। तो वो आपने ऐसा नहीं करना है। तो इनको फाइनली प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट कर दिया गया है, और वो सारी चीज़ें। अब यूपीएससी के जो जो बोर्ड होता है उसके अंदर कितने मेंबर्स होंगे, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एज इट इज़ जो है वो मतलब को स्पेसिफाई नहीं किया गया है। हाँ, लेकिन ये बात है कि आधे जो मेंबर होते हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स में होनी चाहिए, और कम से कम उनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होने चाहिए आधे मेंबर्स के पास। ठीक है, स्ट्रेंथ कितनी होगी इसके बारे में ऐसा कुछ बताया नहीं गया है। और जो रिटायरमेंट एज होती है वो 65 ईयर्स और 6 ईयर्स जो भी पहले
हो जाता है, तो वो सब यहाँ पे रहता है, ठीक है। इनको रिमूव किया जा सकता है व्हेन ही इज कंसिडर्ड एज द इंसॉल्वेंट, या पेड एम्प्लॉयमेंट वगैरह आउटसाइड ऑफ द ऑफिस अगर वो होते हैं, ठीक है। दिमाग वगैरह खराब अगर हो जाता है, इंसॉल्वेंट वगैरह वो सब हो जाते हैं अगर, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। और ये तो खैर पूरा लक्ष्मीकांत का ही टॉपिक है, तो यह सब मैं आपको नहीं कराऊंगा। आज मेरा पर्पस ये था कि आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। चलो, वाई स्परियस लिकर किल्स, मतलब जो नकली दारू होती है, आप ये नकली दारू कह लीजिए या इसको होम मेड दारू कह लीजिए, होम मेड लिकर, शराब, दारू, जो मर्जी बोलिए, ठीक है, होम मेड, जिसे अलग अलग नाम से जाना जाता है अलग अलग जगह पे, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली तमिलनाडु के अंदर व्हाट हैपेंड, कल की बात है ये, कल की बात है कि भैया 22 लोगों की डेथ हो गई तमिलनाडु में 16 तारीख को नकली शराब पीने से। 30 लोग अभी हॉस्पिटल में हैं और काफ़ी क्रिटिकल हैं। इस तरह के केसेस बिहार वगैरह में भी जो है काफ़ी फ्रिक्वेंटली देखने को मिलते हैं। तो लेकिन ऐसा होता क्यों है, क्या इसके पीछे पूरा रीज़न है, ठीक है। व्हाट इज़ द अल्कोहल इन द लीकर, ठीक है। लीकर यानी कि जो शराब है, उसके अंदर अल्कोहल का परसेंटेज कितना होना चाहिए, इसके लिए ऑलरेडी कानून बना हुआ है, इसके लिए पूरे प्रोविजंस बने हुए हैं। जैसे अगर आप बियर की बात करें, तो बियर में जो अल्कोहल की क्वांटिटी है वो यूजुअली 5% 6% तक रहती है, ठीक है। वाइन के अंदर जो यूजुअली जो परसेंटेज है वो 12 13 14% के आसपास रहता है। और जो शराब होती है, विस्की जो होती है, उसके अंदर जो कंटेंट है अल्कोहल का वो 40% के आसपास रहता है। तो ये जो रिक्रिएशनल पर्पज के लिए अल्कोहल होती है, मतलब लीकर होती है, उसके अंदर ये परसेंटेज होता है। ये एक्चुअली इसके अंदर अल्कोहल नहीं होता, इसके अंदर जो यूजुअली जो यूज होता है वो इथेनॉल होता है, ठीक है। अल्कोहल तो हम लोग बोल देते हैं, लेकिन होता एक्चुअली उसके अंदर इथेनॉल है, ठीक है। इथेनॉल जो प्रॉपर केमिकल होता है, दैट इज इथेनॉल। इथेनॉल की जो है साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब इथेनॉल अगर आप कंज्यूम करते हो तो न्यूरो ट्रांसमिशन आपकी जो बॉडी के हैं वो थोड़े हिल जाते हैं, मतलब आपके स्क्रू ढीले हो जाते हैं, डिसीजन मेकिंग आपकी स्लो हो जाती है। इथेनॉल आपको अच्छे से पता है कि हम लोग आजकल पेट्रोल के अंदर इथेनॉल को भी मिक्स करते हैं, ये एक्चुअली वही इथेनॉल है। आपको याद हो तो इथेनॉल का जो सबसे बड़ा सोर्स होता है वो क्या होता है, जो शुगर केन वेस्ट होता है, और शुगर केन से भी बेसिकली इथेनॉल बनाया जाता है। जो जैगरी होती है, गुड़ होता है, उससे भी इथेनॉल बनाया जाता है, ठीक है। और वो इथेनॉल को जो है लोग नशे के लिए यूज़ करते हैं, और ये नकली दारू इससे बनाई जाती है, नकली शराब इससे बनाई जाती है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है जी। चलो, अब ये कितना सेफ है कितना सेफ नहीं है वो एक अलग जो है मुद्दा है। अब इथेनॉल कंज्यूम करने से कैंसर, हार्ट डिसीज के चांसेस वगैरह बढ़ जाते हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल होता है C2H5OH, जिसमें दो कार्बन होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, दो कार्बन होते हैं। एक कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, और एक कार्बन के साथ जो है दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और यहाँ पे जो है हाइड्रोक्साइल बॉन्ड होता है, ठीक है, OH। ये थोड़ा सा आपको तो फॉर्मूला थोड़ा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, थोड़ा सा इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। काम ये ऐसे करता है कि हमारी बॉडी में जब अल्कोहल एंट्री करती है, तो हमारे लीवर के अंदर या स्टमक के अंदर जो है उसको ब्रेक किया जाता है। उसको ब्रेक किया जाता है एक एंजाइम के द्वारा, जिस एंजाइम का नाम होता है डिहाइड्रोजीन्स, ADH उसको बोलते हैं, अल्कोहल डिहाइड्रोजीनीस, ठीक है। ये इथेनॉल को ब्रेक करता है एसिटिल्हाइड में, ठीक है। एसिटिल्हाइड में उसको ब्रेक कर देता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्दर ये एसिटिलाइड जो होता है, इसे फर्दर ब्रेक किया जाता है बाय एडिहाइड डिहाइड्रोजीन्स के द्वारा एसीटेट के अंदर। तो इथेनॉल से कन्वर्ट हुआ एसिटिलाइड में, एसिटिलाइड से कन्वर्ट हुआ एसीटेट के अंदर। ये तीन प्रोसेस आपके पास होती हैं। जो एंजाइम का नाम होता है वो होता है ADH और ALDH। जब किसी आदमी को शराब पीने के बाद हैंगओवर होता है, या फिर कैंसर वगैरह बाद में अगर उससे होता है, तो बेसिकली एसिटिलाइड की वजह से ही होता है। ये तो हो गई नॉर्मल जो हम लोग लीकर कंज्यूम करते हैं। जो नकली दारू कंज्यूम होती है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर बेसिकली इथेनॉल का कंटेंट कम होता है और मिथेनॉल का कंटेंट ज़्यादा होता है। और मिथेनॉल इज़ वेरी वेरी डेंजरस। थोड़ी सी क्वांटिटी में भी मिथेनॉल अगर कंज्यूम करते हैं तो बहुत डेंजरस होता है। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए। अच्छा, जो तमिलनाडु के अंदर जो अदरक होती है, अदरक, उसे नकली दारू का नाम वहाँ पे लोकली अदरक उसको कहा जाता है, होममेड लिकर उसको कहा जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे,
जो हमारा एफएसएसआई है, फूड सेफ्टी एंड द स्टैंडर्ड अल्कोहल बेवरेज रेगुलेशन 2018, ये क्या कहता है, जो मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट है मीथेनॉल को कंज्यूम करने की, वो कितनी है? 50 ग्राम पर 100 लीटर। 50 ग्राम 100 लीटर, सोच के देखिए कितना कम है। 300 ग्राम पर 100 लीटर इन पोर्ट डिस्टिल्ड स्पिरिट्स। भैया इतनी ही अलाउड है, इससे ज़्यादा अलाउड नहीं है। अब मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? मिथेनॉल का फॉर्मूला को अच्छे से पता है, CH3OH, जो मिथेनॉल मॉलिक्यूल होता है, इसके अंदर 3 बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन के होते हैं और एक बॉन्ड जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप का होता है, राइट। तो ये सब होता है, और ये मिथेनॉल वगैरह बेसिकली इंडस्ट्री में काफ़ी पर्पज़ के साथ यूज़ किया जाता है, आ, और फिर बाद में जो है इसको वहाँ से खरीद लिया जाता है। एनीवेज, मिथेनॉल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मतलब इसके यूजेस क्या होते हैं, इसकी यूटिलिटी क्या होती है? मिथेनॉल हैज़ सेवरल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। तो ये जो नकली शराब बनाने वाले होते हैं, तो ये बेसिकली उस शराब के अंदर जो स्पिरिट होता है उसके अंदर मिथेनॉल ऐड कर देते हैं ताकि लोगों को नशा हो, उनको किक मिले। और कई बार वो उस मिथेनॉल को ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कर देते हैं और बाद में वो डेंजरस हो जाता है। मिथेनॉल के कई सारे इंडस्ट्रियल जो है वो इसके यूटिलिटी होती है, इंक्लूडिंग एज अ प्रिकर्सर टू द एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है मिथेनॉल से बनाया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड मिथेनॉल से बनाए जाते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, बेसिकली आप जो समझिए जो फुसफुस होती है आपकी, जो आपके डिओड्रेंट्स वगैरह होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स वगैरह में वहाँ पे भी मिथाइल का मिथेनॉल का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा एंटी फ्रीज के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है, जो हमारी दवाइयाँ वगैरह होती हैं ताकि वो फ्रीज़ ना हो ठंडी में, वो लिक्विड बनी रहें, उस सब में इसका यूज़ होता है मिथेनॉल का। और ये इसको खरीदने के लिए, स्टोर करने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि काफ़ी डेंजरस होता है। लेकिन भाई इंडिया में लार्ज स्केल करप्शन है, तो उसकी सब चीज़ों से ये चलता रहता है, ठीक है। तो ये तो सारी चीज़ें हो गई। अब वो मिथेनॉल का ही यूज़ करते हैं और डेंजरस होता है भाई। अब देखिए लिमिट इसने बताई गई है, ह्यूमन बॉडी कंटेन्स इनफाइनेटेसिमल क्वांटिटी ऑफ द मिथेनॉल। ये इतना मिथेनॉल हमारी बॉडी में नेचुरली होता है, लेकिन एक एडल्ट के लिए जब आप नकली दारू कंज्यूम करते हो तो 0.1 ml ऑफ प्योर मिथेनॉल पर किलोग्राम ऑफ द बॉडी वेट कैन बी डेवास्टेटिंग। बिल्कुल हल्का सा मिथेनॉल भी आपके लिए डेंजरस हो सकता है अगर आप इसको एक्सटर्नल कंज्यूम कर रहे हो तो, और नकली शराब में वही होता है। ये मिथेनॉल हमारी बॉडी में ब्रेक किया जाता है हमारे लीवर में, ठीक है। ADH एंजाइम के द्वारा ही इसको किया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर इसको कन्वर्ट किया जाता है। बाद में ये जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है ये ALDH एंजाइम के द्वारा फॉर्मिक एसिड में जो है इसको कंज्यूम किया, जो है कन्वर्ट किया। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे इथेनॉल को कंसिडर किया जाता है एसिटिलाइड के अंदर, और एसिटिलाइड को फर्दर किया जाता है एसीटेट के अंदर। लेकिन मिथेनॉल का कंसेप्ट अलग है। मिथेनॉल जो है वो कन्वर्ट हो रहा है कहाँ पे? फॉर्मेल्डिहाइड में। और ये फॉर्मेल्डिहाइड जो है कन्वर्ट हो रहा है किसमें? फॉर्मिक एसिड में। तो प्रोसेस बिल्कुल उल्टा है, एंजाइम सेम है लेकिन आउटपुट अलग अलग है। यहाँ पे आउटपुट क्या है? फाइनल फॉर्मिक एसिड। और ये फॉर्मिक एसिड बहुत खतरनाक होता है, इसकी वजह से हो जाता है एसिडियोसिस, मतलब हमारी बॉडी में एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारे बॉडी का जो ब्लड है उसका पीएच वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। और जिसकी वजह से फाइनली हमारी बॉडी में जो लैक्टिक एसिड बहुत डिवेलप हो जाता है, और हमारी जो बॉडी के जो सेल्स होते हैं वहाँ तक जो है एनर्जी नहीं पहुँच पाती, उन तक जो है वो ऑर्गन्स तक जो है ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, और फाइनली जो है वो डेथ हो जाती है। हेमरेज वगैरह भी हो जाता है, डेथ हो सकती है, ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। ये काफ़ी बड़ा ये फैक्टर है, यहाँ पे ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो है इन्होंने यहाँ पे बताई हैं, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए वैसे थोड़ा लिखा तो हुआ था, बट ठीक है। ये बेसिकली फॉर्मिक एसिड जो है वो खतरनाक होता है, इससे जो है एसिडियोसिस हो जाता है और एसिडीमिया जो है बाद में हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी का पीएच वैल्यू जो है वो डिक्लाइन हो जाता है और एसिड हो जाती है हमारी बॉडी। ये कुछ जो है चीज़ें यहाँ पे होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। चलो, अपना आता है जी राइजिंग टाइड ऑफ द डिक्टेटरशिप, ठीक है। आजकल आप देखें यूरोप के अंदर, इवन पूरी दुनिया में देखिए, जो है डिक्टेटर्स, हम लोग जैसे पुराने ज़माने में डिक्टेटर का यूज़ करते थे, आज के टाइम में उस तरह के डिक्टेटर नहीं रहे हैं। थोड़ा सा ज़माना चेंज हो गया भैया, तो डिक्टेटर्स का नेचर भी चेंज हो गया है, ठीक है। तो उन्होंने बस इसी के बारे में बात कही है कि पहले डिक्टेटर कैसे होते थे, आजकल के डिक्टेटर्स कैसे होते हैं।
क्या वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। आप हंगरी को देख लीजिए, आप वेनेजुएला को देख लीजिए, सऊदी अरेबिया को देख लीजिए, ठीक है? और आप क्यूबा को देख लीजिए, नॉर्थ कोरिया को देख लीजिए। तो जो डिक्टेटोरियल जो टेंडेंसी है, वो पिछले समय से काफ़ी बढ़ रही है दुनिया में। यूरोप जो अपने आप को एक फ्री कंट्री मानता था, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ वो सारी की सारी चीज़ें, लेकिन पिछले कुछ समय से चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो डिक्टेटरशिप का जो है राइज़ हो रहा है। पहले तो सिंपली आपको ये पता होना चाहिए, हालाँकि ये सब करने के बाद आपको एडिटोरियल पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। फिर भी जो पुराने डिक्टेटर जो होते थे, उनकी क्या कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती थी? सबसे बड़ी बात है ऑथोरिटेरियनिज़्म। अथॉरिटी बहुत स्ट्रांग होती थी। पूरी की पूरी जो अथॉरिटी है, पावर है, वो एक हाथ आदमी के हाथ में जो है कॉन्सेंट्रेट होती थी। और वो आदमी क्या करता था? पावर का यूज़ करता था, फोर्स का यूज़ करता था, लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, उनके ओपिनियन को दबाने के लिए। फुल फ्लेज फोर्स, जेल में डाल देना, मरवा देना, देश से निकाल देना, है ना, एक्सीडेंट करवा देना, वो सारी चीज़ें की जाती थी। ऑथोरिटेरियनिज्म, एकदम ब्रूटल फोर्स। एक होता था कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी। एक इंसान को ऐसा दिखाया जाता था कि भाई यही तुम्हारा मसीहा है ना, यही आपको बचा सकता है, ये भी सब कुछ कर सकता है, आपके दुखों को दूर कर सकता है। कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी जो है बनाई जाती थी पहले पहले, जैसे स्टालिन हो गया, लेनिन, स्टालिन के बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, या माओ हो गया, ठीक है, या फिर वेनेजुएला के अंदर हो गए, क्यूबा के अंदर हो गया, नॉर्थ कोरिया के अंदर कौन की मोंगजुन। तो ऐसी कल्ट पर्सनैलिटी बनाई जाती हैं। तो बेसिकली एक डिक्टेटर की पहचान यहीं से शुरू होती है, जब डिक्टेटर को कल्ट पर्सनैलिटी के रूप में रखा जाता है कि भाई यही सब कुछ है, इसके अलावा कोई कुछ है ही नहीं। रिप्रेशन एंड कंट्रोल, ठीक है, वो तो आपको मैंने बता ही दिया। अथॉरिटी का यूज़ करते हैं, सेंसरशिप होती है, लार्ज स्केल सर्विलियंस होता है ना, आपके ऊपर हर टाइम नज़र रखी जाती है, आपके फ़ोन को टैप किया जाता है, हर चीज़ आपकी मूवमेंट के ऊपर नज़र रखी जाती है। मीडिया वगैरह की कोई पावर वगैरह होती नहीं है, वो सब चीज़ें होती थी। लैक ऑफ द चेक्स एंड बैलेंस, वो तो ऑब्वियस सी बात है। ओपोजिशन तो होता ही नहीं था डिक्टेटरशिप में। जेल में डलवा देना, मरवा देना बहुत कॉमन सी चीज़ होती थी, है ना। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑल्सो। भाई आपके हाथ में पावर कब होती है? आपके हाथ में पावर जब होगी, आपके हाथ में पैसा होगा, ताकि आप लोगों को करप्ट कर सको, ब्राइब दे सको ऑफिसर्स वगैरह को। तो उसके लिए इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह का, वो सब चीज़ें। और उसके अलावा नेशनलिज्म एंड द प्रोपागेंडा। आप हिटलर को देख लीजिए, आप स्टालिन को देख लीजिए, आप नॉर्थ कोरिया में जाकर देख लीजिए, आप क्यूबा में देख लीजिए। तो जो एक्सट्रीम लेवल ऑफ नेशनलिज्म है, उसका यूज़ किया जाता है प्रोपागेंडा के लिए, ठीक है, कि भैया हमारे खिलाफ जो है वो लोग लड़ रहे हैं और हमें अपने आप को बचाना है, पूरी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट में है, अपने आप को बचाना है। तो हाइपर लेवल ऑफ नेशनलिज्म एंड हाइपर लेवल ऑफ प्रोपेगेंडा वहाँ पे चलता था। तो ये सब चीज़ें होती थी जो पुराने डिक्टेटर्स जो है यूज़ करते थे, मतलब कुछ समय तक, 1960 70 80s तक। लेकिन आज वाले थोड़े से दिमाग लगाने लगे हैं, ये थोड़े से स्मार्ट हो गए हैं। ये ओपनली अपने आप को डिक्टेटर कभी नहीं बोलते हैं, बोलते तो खैर वो भी नहीं थे, लेकिन जो नए वाले डिक्टेटर हैं ये अपने आप को ऐसा दिखाना चाहते हैं कि हम वैसे नहीं हैं जैसे पहले थे। हम लोग डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, हम लोग इलेक्शन में बिलीव करते हैं, हम लोग मीडिया में बिलीव करते हैं, हम लोग डिबेट्स डिस्कशन में बिलीव करते हैं। ऐसा दिखाया जाता है ऊपर तौर पे, लेकिन नीचे कुछ और होता है। तो बगल में छुरी, मुंह पे राम राम, ये इनका सिस्टम ऐसा होता है ना। ये मेथड जो कंट्रोल करने के होते हैं वो थोड़े से सटल होते हैं, सरेआम नहीं होते हैं, ओवर्ट और डायरेक्ट फॉर्म नहीं होती है जैसे पहले हुआ करती थी, जो पुराने वाले किया करते थे। ये वाले क्या करते हैं आज वाले? सोफिस्टिकेटेड तरीके से जो है मीडिया कंट्रोल करते हैं, सोफिस्टिकेटेड तरीके से मैनिपुलेशन करते हैं, है ना, साइबर वॉरफेयर करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू मैनिपुलेशन करते हैं। ये थोड़े से स्मार्ट हो गए हैं, ये लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन ऐसे तरीके से करते हैं लोगों को पता भी नहीं चलता। ये थोड़ा दिमाग वाले होते हैं। लेजिटिमेसी, पुराने जो डिक्टेटर्स होते थे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, दुनिया उनको पहचाने या ना पहचाने, उनको माने या ना माने। लेकिन नए वाले ऐसे नहीं करते हैं। नए वाले जो है एक पर्सनैलिटी कट जरूर बनाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर, है ना, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मैनिपुलेट करते हैं। वो ऐसा दिखाते हैं कि डेमोक्रेसी है, लेकिन एक्चुअली में नहीं। इलेक्शंस फ्री नहीं होते हैं, अपोजिशन के लीडर्स के ऊपर जो है उनको जेल में डलवा दिया जाता है, उनके ऊपर केसेस डलवा दिए जाते हैं। वो सटल तरीके से होता है, और दुनिया के सामने प्रेजेंट किया जाता है कि हम तो डेमोक्रेसी हैं, हम तो बिलीव करते हैं ह्यूमन राइट्स में। वो सारी सारी चीज़ें अंदर ही अंदर होता है। ग्लोबलाइजेशन एंड द इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस, जैसे आप तालिबान की बात करिए, आज के समय तालिबान भी दुनिया से लेजिटिमेसी चाहता है कि भाई मुझे रिकग्नाइज करो। सोच के देखिए, तालिबान जैसी ऑर्गेनाइजेशन भी। तो ये जो है ना इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस चाहते हैं,
ताकि उनको उनके जैसे दोस्त मिलें। इंटरनेशनल रिकग्नाइजेशन चाहते हैं इकोनॉमिक रिलेशनशिप के साथ। जैसे चाइना है, चाइना इज अ डिक्टेटरशिप, लेकिन चाइना अपने इकोनॉमिक पावर का यूज़ करता है बहुत सारी चीज़ों के लिए। वो तो इस दुनिया में जो है अपने रिलेशन बनाना, डिप्लोमेटिक रिलेशन वगैरह वो सब किया जाता है ना, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह वो सब होता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, आजकल सोशल मीडिया सर्विलियंस के तरीके हो गए हैं। किसी के मोबाइल फ़ोन में कुछ वायरस डलवा दिया, आपके ईमेल को पढ़ लिया, लीक कर दिया गया, बहुत सारी चीज़ें। सोशल मीडिया मैनिपुलेशन बहुत सारा होता है ना। मीडिया हाउसेस को खरीद लिया, वो दुनिया भर की मैनिपुलेशन करते हैं, है ना। तो ये जो ट्रेड्स होते हैं वो नए वाले डिक्टेटर्स के हैं। पुराने वाले डिक्टेटर तो भैया सरेआम गोलियां चलवाते थे, टैंकर चलवाते थे सड़कों के ऊपर, लेकिन आज वाले थोड़े स्मार्ट हो गए हैं। वो थोड़ा इस तरह से करते हैं, अंदर ही अंदर करते हैं। बेसिकली आज वाले जो डिक्टेटर होते हैं वो दिखाना नहीं चाहते कि पावर कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है। पुराने वालों को तो साफ पता होता था कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है। तो आज के समय में ऐसा लगता है अच्छा जुडिशरी के पास भी पावर है, मीडिया के पास भी पावर है, इस आदमी के पास भी पावर है, होम मिनिस्टर के पास भी पावर है। ऐसा दिखाया जाता है कि पावर है, घूम रही है, डेमोक्रेसी है, लेकिन यूजली ऐसा होता नहीं है। ये आज के नए वाले डिक्टेटर्स के बारे में बात हो रही है। तो इन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी, जैसे हंगरी का एग्जांपल दिया यहाँ पे। नॉर्थ कोरिया तो खैर है ही, ठीक है, क्यूबा हो गया आपका, और कई सारी कंट्री। रशिया की बात इन्होंने कही है, पुतिन के बारे में सेम चीज़ें कही हैं। पुतिन पहले जो है नए वाले डिक्टेटर्स को फॉलो करते थे, टेक्नोलॉजी को, टेक्निक को, लेकिन यूक्रेन वॉर के बाद भैया वो सरेआम फोर्स के ऊपर उतर आए हैं। तो ये कुछ कुछ चीज़ें जो है इन्होंने यहाँ पे बोली हैं। तो ये जो पूरा आर्टिकल अगर आप पढ़ोगे तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगी। मुझे बड़ा मज़ा आया पर्सनली इसको पढ़ने में। आई होप आपको भी अच्छा लगेगा, तो थोड़ा सा देख सकते हो, ठीक है। It's a common fact in the history that it often repeats itself, specifically when the people forget that the war or the dictatorship or the ethnic belligerence are not solution to any problem. Basically यही है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है, और उससे पहले नेपोलियन को डिक्टेटर के रूप में, नेपोलियन जो है डिक्टेटर बन गया। नेपोलियन को पहले तो ऐसे ही दिखाया गया था ना कि भाई ये तुम्हारा उद्धार करेगा, मसीहा है, लेकिन बाद में ही बिकेम ए डिक्टेटर। स्टालिन को भी ऐसे ही दिखाया गया कि ये तुम्हारा मसीहा है। हिटलर को भी ऐसे ही दिखाया गया कि ये मसीहा है, लेकिन बाद में जो चीज़ें हुई हैं वो चेंज होती हैं। तो इंसानों को अपनी पुरानी इतिहास की गलतियों से सीखना चाहिए, ताकि ऐसी चीज़ें जो है वो बार बार ना हो पाएँ, ठीक है। चलो, तो बच्चों आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। कल मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ।